हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं PW नर्सिंग वाला। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं। अगले टॉपिक का नाम है रीनल फेलियर। चलिए तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा उस टॉपिक का नाम है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसके बारे में इसका इंट्रो और डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज, इसका इंट्रो और डेफिनेशन। हम क्रोनिक किडनी डिजीज के फेलियर के बारे स्टेजेस के बारे में देखेंगे। हम उसके कॉजेस के बारे में देखेंगे कि आखिर ये क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है और इसके कारण क्या है। और द लास्ट वन हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। और साथ ही हम इसका मैनेजमेंट भी यहीं पे देखेंगे, इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में एक और बात बोल दूं, इसी को ही क्रोनिक किडनी फेलियर भी बोला जाता है। इसी को ही क्रोनिक किडनी फेलियर भी बोला जाता है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज को ही क्रोनिक किडनी फेलियर भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट। अगली बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज जैसे एक्यूट वाली तो बहुत जल्दी हो जाती है, 6 वीक से भी कम टाइम में। 6 वीक से भी कम टाइम में क्या हो जाती है, एक्यूट किडनी डिजीज। पर जो क्रोनिक किडनी फेलियर है, इसको होने में धीरे 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 टाइम लगता है। मतलब ये एक ऐसा रीनल फेलियर है जिसमें कम से कम 3 महीने या उससे कम लगते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर। ओके, तीसरी चीज, एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो रिवर्सिबल कंडीशन थी, पर ये कंडीशन होती है इरिवर्सिबल। अब हमें अगर मैं एक एक्यूट किडनी फेलियर, रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर को डिवाइड करूं और इसके बारे में डिफरेंस देखूं, तो पहला डिफरेंस क्या है कि ये तो 6 वीक से भी कम समय में हो जाती है, जबकि क्रोनिक किडनी फेलियर 3 मंथ या उससे कम समय में हो। दूसरा, एक्यूट रीनल फेलियर बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं रैपिड। जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर काफी स्लो होता है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। साथ में ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव, ये होता है प्रोग्रेसिव। तो क्रोनिक किडनी फेलियर, पहली बात तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अकर हो जाता है, आपको किसी छोटी घटनाओं की वजह से भी हो सकता है। जबकि फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी आपकी किडनी खराब होने लग जाती है। क्रोनिक किडनी फेलियर धीरे धीरे होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। 3 मंथ का टाइम पीरियड तक इसमें लग सकता है या उससे कम भी समय लग सकता है। पर कहने का मतलब यह है कि एक्यूट रीनल फेलियर अचानक भी हो सकता है, जबकि क्रोनिक किडनी फेलियर धीरे धीरे किडनी का फेल होना, ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट, फिर हमने जो दूसरा टॉपिक कवर करना था वो था कि इसके आखिर क्या क्या कॉज होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी फेलियर के क्या क्या कारण हैं, उनके बारे में हमने आज बातचीत की। तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है वो है डायबिटीज मलाइटस। वो है कौन सा, डायबिटीज मलाइटस। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि डायबिटीज मलाइटस इज द फर्स्ट लीडिंग कॉज। सबसे ज्यादा क्रोनिक किडनी फेलियर होने का जो कारण है, सबसे ज्यादा जो क्रोनिक फेलियर होने का जो कारण है वो है डायबिटीज मलाइटस। इसको फर्स्ट लीडिंग कॉज भी बोलते हैं, मतलब इस पे स्टार मार्क कर लो। सबसे मेन कारण है ये किडनी फेलियर का, और वो भी क्रोनिक किडनी फेलियर का। ओके सर, डायबिटीज की वजह से किडनी कैसे फेल हो सकती है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, आपको अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन होता है, देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है।
ये सपोज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस कप को बोलते हैं बाउमन्स कप। क्या बोलते हैं इसको? तो बोला जाता है बाउमन्स कप। इसके अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं ऐसे, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, और इधर से जो निकलती है वो इफरेंट आर्ट्रियोल। छोटी छोटी कैपिलरीज में टूटती है और एक गुच्छा सा बनता है और इधर कनेक्ट हो। तो सर इस वाले पार्ट का नाम क्या है? देखो ये जो गुच्छे बने हैं ना, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअली ग्लोमेरुलस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है धागे का गुच्छा। दिस इज जस्ट अ टफ्ट ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड का या धागे के गुच्छे की तरह दिखाई देता है जो, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, अब बात समझाते हैं फिर आपको। अब होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी में डायबिटीज मलाइटस होगा, मतलब आपकी बॉडी में क्या बढ़ेगा? मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? आपके जो ये बाउमन कैप्सूल है, यहाँ जाएगा, इस कैप्सूल में जाएगा, और जब यहाँ पे जाएगा तो ग्लोमेरुलस में जाने के बाद इसमें ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, आपस में ऐसे क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेते हैं। अब जब वो क्रिस्टल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं और वो यहाँ पे बनाते हैं क्रिस्टल्स। जब यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो ग्लूको जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में क्या होने लग जाता है, इस क्रिस्टल की वजह से यहाँ पे नुकसान या यहाँ पे इंजरी होने लग जाती है। और अगर इंजरी हो गई तो हम बोलते हैं वहां पे हो गई नेफ्रोपैथी। क्या हो गई? तो बोल रहे हैं नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मतलब कुछ नेफ्रॉन में दिक्कत आ गई है। और नेफ्रॉन के भी कौन से वाले पार्ट में? इस ग्लोमेरुलस कप वाले पार्ट में। तो जब भी आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने की वजह से ग्लोमेरुलस में जो आर्टरी की ब्लड सप्लाई होगी वहां पे भी ग्लूकोज बढ़ेगा, और वहां पे ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे क्रिस्टल्स। जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो इकट्ठा होंगे और वो धीरे 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 किडनी को डैमेज करने लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो ये इस तरीके से डायबिटीज किडनी को फेल करवाता है। मतलब मेन कारण किडनी फेलियर का कुछ इस तरीके से होता है। ओके, द नेक्स्ट वन। अगला देखो ध्यान से, अगला देखो ध्यान से। अगला है हाइपरटेंशन। दूसरा कारण है, ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है सेकंड मोस्ट कॉमन कारण जो किडनी फेल करवाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कारण वो कौन सा है? वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कैसे किडनी को फेल करता है, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हाइपर बीपी का मतलब क्या है? बीपी ब्लड के प्रेशर का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर बीपी बोलते हैं ना। तो बीपी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएट, प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएट्स अगेंस्ट the wall of artery, against the wall of artery, against the wall of artery। मतलब ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड क्रिएट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। मतलब सपोज ये कोई आर्टरी है, ब्लड के प्रेशर की वजह से इस आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है? इस वॉल पे जो ब्लड प्रेशर लगा रहा है वो ज्यादा हो रहा है। वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं।
अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और बीपी बढ़ने का मतलब क्या है, वो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उन पे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। ओके, अब उसने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो क्या होगा, आर्टरी की जो वॉल होगी वो है एंडोथीलियम। कौन सी है, एंडोथीलियम। तो उस आर्टरी की वॉल जो होगी, उस वॉल पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर पड़ने की वजह से वो एंडोथीलियम क्या हो जाएगी, यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने की वजह से यहाँ पे ऐसे क्लॉट बनने लग जाएंगे, ऐसे यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ऐसे क्या बनने लग जाएंगे, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन। और अगर क्लॉट फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, तो क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से क्या ये आर्टरी नैरो नहीं हो जा रही है, क्या ये आर्टरी नैरो हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर नैरो हो रही है और यही किडनी के पास सर्कुलेशन लेके जा रही थी, तो किडनी के पास क्या ये उतने अमाउंट में ब्लड ले जा पाएगी जितना ले जाना चाहिए था, नहीं ले जा पाएगी। और किडनी को ब्लड सर्कुलेशन ना मिलने की वजह से, किडनी का परफ्यूजन कम होने की वजह से ये डैमेज भी हो सकती है, ये डैमेज भी हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, और वहां पे इंजरी होने की वजह से क्लॉट बनने लग जाते हैं, और क्लॉट बनने की वजह से आर्टरी या वेन नैरो हो जाती है, और नैरो होने की वजह से किडनी पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता। वहां पे क्या नहीं पहुंच पाता, ब्लड नहीं पहुंच पाता, और जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो दूसरा कारण ये है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब अगला देख लो, अगला देखो। अगला क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर किसी को अब क्या हो रखा है, अगर किसी को ARF हो रखा है, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, तो अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ, तो ये भी किसे लीड कर सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर को। सर क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती, यानी कि इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल कंडीशन है ना, अभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कहानी आपको याद रखनी है कि एक्यूट रीनल फेलियर भी ये काम कर सकता है। हाँ, क्रोनिक रीनल डिजीज होना चाहिए, फेलियर नहीं, डिजीज। अगर कोई किडनी की भयंकर डिजीज है, तो क्रोनिक डिजीज है कोई किडनी की बहुत भयंकर, वो भी लीड कर सकती है क्रोनिक रीनल फेलियर, वो भी लीड कर सकती है क्रोनिक रीनल फेलियर को। ओके, नेक्स्ट। बहुत सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज, पांचवें नंबर पे, जैसे कि किडनी की एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका नाम है PKD, यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी किडनी में होती है, जेनेटिक होती है। तो ये भी अगर किसी को है, तो किडनी में अगर कुछ डिजीज या कुछ कंडीशन की वजह से कोई अबनॉर्मलिटी है, तो वो भी तो क्रोनिक किडनी फेलियर को लीड कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। तो इसीलिए हमने जो कारण पढ़े दोस्तों, वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारण हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है डायबिटीज मलाइटस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है हाइपरटेंशन। तीसरा जो कारण है वो है एक्यूट रीनल फेलियर। चौथा जो कारण है वो है क्रोनिक किडनी डिजीज। और पांचवा जो कारण है वो है ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे कि डायबिटीज की वजह से। कैसे सर, क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा आपकी बॉडी में, तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो ग्लोमेरुलस में जाके वहां पे अटक जाते हैं। और अगर वो एक बार वहां पे स्टक हो गए, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेते हैं। और अगर क्रिस्टल फॉर्म हो गए ग्लोमेरुलस में, तो क्रिस्टल फॉर्म हो गए ग्लोमेरुलस में, तो वो इंजरी कर सकते हैं वहां, और वो कहानी लीड करती है किडनी फेलियर को। दूसरा कारण हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या करता है, जब भी आपके ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ब्लड का ज्यादा प्रेशर लगता है आर्टरी की वॉल पे, और आर्टरी की वॉल पे अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा,
आर्टरी की वॉल पे अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, तो आर्टरी की जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाएगी, और जहां पे डैमेज होगी वहां पे क्या होगा, क्लॉट बनने लग जाएगा। अरे मेरा हाथ भी अगर कहीं पे कटता है तो वहां पे क्या बनने लग जाता है, वहां पे फॉर्म होने लग जाते हैं क्लॉट्स। तो जैसे ही वहां पे क्लॉट्स फॉर्म हो गए, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉट फॉर्म होने का मतलब अब वो आर्टरी नैरो हो जाएगी, और नैरो हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, किडनी तक, और किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, किडनी अपने आप खराब हो जाएगी, तो वहां पे भी किडनी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट कहानी है, एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट नहीं किया तो हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज को ठीक नहीं किया तो हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो भी आपकी किडनी फेल हो सकती है, तो भी आपकी किडनी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। चलिए इसी टर्म में आगे पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ओके, तो आप ध्यान देंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम है, सबसे पहला जो सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। मतलब अगर किडनी फेलियर हुआ तो रीनल सिस्टम पे या यूरिनरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, यूरिनरी सिस्टम समझते हैं, मतलब यूरिन फॉर्मेशन पे या बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है, अब उस पे क्या फर्क पड़ने वाला है किडनी फेल हो गई तो। अगर किडनी फेल हो गई तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, प्रॉपर यूरिन तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि किडनी तो खराब हो चुकी है लगभग। और ध्यान से देखना, ये एक ग्लोमेरुलस कप है, ठीक है। अब अगर यूरिनरी सिस्टम में अगर हमने बात ये की है कि यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में ओलिग्यूरिया होगा। सर ओलिग्यूरिया क्या होता है, ओलिग्यूरिया का मतलब होता है जहां पे 400 ml से कम हो, 400 ml से यूरिन का फॉर्मेशन कम हो, तो वो याद रखना है आपको पहली चीज। तो जब किडनी फेल हो रहा है तो ओलिग्यूरिया होगा। दूसरा प्रोटीन यूरिया, मतलब इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थे बहुत सारे, अब वो डैमेज हो रखे हैं ना, तो डैमेज हो रखे हैं तो यहाँ से प्रोटीन का लीकेज हो सकता है, हो सकता है प्रोटीन का लीकेज। तो आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। जो यूरिन आएगा ना इधर, जो यूरिन इधर आएगा, उस यूरिन में आपको यहाँ पे प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस था वो तो डैमेज हो रखा है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस था वो तो क्या हो रखा है, यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं डैमेज आ रखा है, तो डैमेज होने की वजह से ये जो प्रोटीन वगैरह है वो यहाँ पे लीक हो रहा होगा। नेक्स्ट, ब्लड भी आ सकता है इसमें, क्या आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है अगर यहाँ डैमेज हुआ है तो। अरे किडनी फेल होने का मतलब है नेफ्रॉन फेल हुआ है, नेफ्रॉन डैमेज है, तो नेफ्रॉन के डैमेज होने की वजह से हिमेचूरिया भी हो सकता है, ब्लड भी तो आ सकता है नीचे। नेक्स्ट आता है अजोटीमिया। अजोटीमिया का मतलब कल भी हमने डिस्कस किया था, अजोटीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो रहे हैं। और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का अक्यूमुलेट होना पर कोई साइनम सिम्टम नहीं आना, आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट तो इकट्ठा हो रहे हैं पर उनके साइनम सिम्टम अभी नहीं आ रहे, उस कहानी को बोला जाता है अजोटीमिया। तो पहले शुरुआत में तो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते हैं पर आपको कोई भी क्या नहीं होता, आपको कोई भी साइनम सिम्टम नहीं आते, उसको बोलते हैं अजोटीमिया। जबकि सर यूरेमिया क्या है, यूरेमिया, तो यूरेमिया का मतलब होता है यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने की वजह से अब साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अब क्या आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये बात याद रखना, ओलिग्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, अजोटीमिया, यूरेमिया, ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे, ये आपको यूरिनरी सिस्टम के अंदर को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम पे फेल होने की वजह से इतने सारे फर्क पड़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं,
अब अगले चेंजेस हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फर्क पड़ेगा सबसे पहले उन वेस्ट प्रोडक्ट के इकट्ठा होने की वजह से पल्मनरी एडिमा देखने को मिलेगा। और अगर पल्मनरी एडिमा हुआ तो उसकी वजह से सांस लेने में यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना। और क्योंकि आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, एसिडिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन भी देखने को मिल सकता है। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन क्या होता है? पेशेंट डीप और रैपिड ब्रीथ लेने लग जाता है, डीप एंड रैपिड ब्रीथ, डीप और रैपिड ब्रीथिंग होने लग जाती है। कब? अगर किडनी फेलियर हुआ हो तो। क्योंकि पल्मनरी एडिमा, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा है, तो वो लंग्स पे क्या करते हैं? पल्मनरी एडिमा कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो डिस्निया हो सकता है, स्मॉल रेस्पिरेशन हो सकता है। और आपकी बॉडी में इतने ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमोनिया, एसिटिक एसिड, क्रेटिनिन, ऐसे प्रोडक्ट इकट्ठा हैं, तो बंदा जब सांस भी छोड़ेगा तो उसके बैड स्मेल आएगी, यानी कि बैड ऑडोर आएगी स्मेल से भी। तो इसको क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स। ये क्या है? साइन एंड, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो ये हमने कुछ साइन और सिम्टम्स देखे। अगली क्लास में हम बाकी के साइन एंड सिम्टम्स को कंप्लीट करें और इस रीनल फेलियर को कट। तो ये देखा हमने अभी तक रीनल फेलियर और रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम। पहला साइन था कि हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंज आ रहे हैं, दूसरा हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज आ रहे हैं। अगली क्लास में हम बाकी के सिस्टम्स में क्या फर्क आएगा वो देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।